क्या हाल है सबके? एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम ठीक। आज अपन को कितने दिन हो गए मिले हुए? कम से कम चार, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से मैडम की वीडियो आती जा रही थी। अपना तो कुछ था ही नहीं, अपने तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन अपन टाइम टू टाइम खबर जरूर ले रहे थे कि वीडियो डली ही नहीं डली। तो ये सब चीजें, और ये देख लो नया बोर्ड भी आ गया। इसकी बोर्ड की अपने एक वीडियो क्लिप लगाऊंगा मैं आपके लिए बीच में ही, स्टार्टिंग में जैसे अभी मैंने बोली क्लिप लगाऊंगा, तो उसमें एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा मैं बोर्ड को। जो ये पन्नी वन्नी जितनी भी आई थी हटाने के लिए, देखो अभी तक ही लग रही है। आगे आगे हटाई, पीछे की हटाई नहीं अभी। तो भाई अपन बात कर रहे थे कहाँ पे, अपनी बात खत्म हो गई थी। अपनी बात खत्म हुई थी आर्टिकल 48 पे। आर्टिकल 48 जो है अपना क्या बताता है, अपन को काऊ की स्लॉटरिंग को रोकना है, अपन को उनकी ब्रीड को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज आर्टिकल 48 बोलता है। वो किस पे बेस्ड है? अपने लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब आते हैं आर्टिकल 48 ए के बारे में। आर्टिकल 48 अपन से क्या बोलता है? ए क्या बोलता है? अपन को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट को, और अपन को सेफ गार्ड देना अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। मतलब कि अपन को इम्प्रूव तो करना है एनवायरनमेंट को। अपने यहाँ पे कोई भी आपने देखा हो कि दिल्ली में इवन और का सिस्टम चल रहा है ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो। दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, इसलिए उन सब चीजों के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कई सारी चीजें चलाई जा रही है। अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी अपन को बचाए रखना है। आज अपन देख रहे हैं कि भाई कई जगह जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, अपने वाइल्ड लाइफ में जानवरों को मारा जा रहा है। पहले मारा भी जाता था, शेरों को मारा जाता था, लेकिन अब अपन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कूनो नेशनल पार्क अपने यहाँ पे एमपी में जो है, अपन चीता लेके आए। तो ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? अपन को प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्ट करना है किसको? अपने मॉन्यूमेंट प्लेसेस को, और वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को। किसके लिए? नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। इसी चीज को चलते हुए, नेशनल इंपॉर्टेंस के चलते हुए, अपन ने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करा जिसका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद है आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर जिनको माना जाता है उनका नाम है एलेक्जेंडर कनिंगम। कौन है इनके फाउंडर? एलेक्जेंडर कनिंगम। और इनके ऊपर पूरा का पूरा भार है कि इनको प्रोटेक्शन करना है मॉन्यूमेंट प्लेसेस का और ऑब्जेक्ट्स का। अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अपन भी अगर अपन घूमने जा रहे हैं ऐसी जगह पे, प्राचीन जगह पे घूमने जा रहे हैं, अपन जैसे यहीं की बात करें राजस्थान की, तो अपन चित्तौड़ में जाते हैं तो वहां की दीवारों पे पूरा का पूरा वो कर रखा है, लोगों ने दिल बना रखे हैं, और ये तीर बना रखे हैं जिसमें नाम लिख रखे हैं, निखिल और संजना, ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं। क्या मतलब है लिखने का? वहां की दीवारों को खराब कर रहे हैं, वहां की मॉन्यूमेंट प्लेसेस को अपन बिगाड़ रहे हैं, तो ये अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलो ठीक है। अपन आर्टिकल 49 क्या बताता है कि अपन को प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट प्लेसेस का और ऑब्जेक्ट्स का नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि सेपरेट करना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 भाग में अपना ये डिवाइड है। कौन कौन सा 3 भाग हो गया? एक तो एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाएगा, लेजिस्लेचर अपना कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है कानून को लागू करता है, और जुडिशरी जो है वो चेक करता है कि जो कानून बना है वो सही है या गलत है। क्या है? लेजिस्लेचर तो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है कानून को लागू करता है, और जुडिशरी जो है चेक करता है कि ये सही है या गलत है। तो इसमें ये बोला है कि आपको एग्जीक्यूटिव को तो अलग रखना है और जुडिशरी को भी अलग रखना है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करके रखना है। किसमें बताया? आर्टिकल 50 में बताया है कि अपन को सेपरेट करना है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके रखना है। आर्टिकल 51 में बताया है आपको प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको शांति बनाए रखनी है। आपको मेंटेन करना है ऑनरेबल रिलेशन फॉरेन नेशंस के साथ में। एक सम्मानजनक आपको रिलेशन बनाए रखना है फॉरेन नेशन के साथ में। आपको मतलब रेस्पेक्ट करनी है। किसकी? रेस्पेक्ट करनी है इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी की। मतलब जैसे इंटरनेशनल लॉज की, जैसे कई सारे डिपार्टमेंट है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट में आपको उनके इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनके साथ में अच्छा रिलेशन बनाए रखने। मान लो कि भाई दो जने हैं, एक तो इंडिया का एक वहां का है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो चौथा जो क्लॉज है वो यही बोलता है कि आपको सेटलमेंट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट में मारा पीटी पे नहीं आना, आर्बिट्रेशन पे नहीं आना, आपको शांति बनाए रखनी है, आपस में बैठो और सुलह कर लो अपनी। वहां पे मारा पीटी में मत आओ, वहां पे अपना ये मत बताओ कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज कौन बोलता है? आर्टिकल 51 बोलता है कि आपको प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, आपको मेंटेन करना है ऑनरेबल रिलेशन फॉरेन नेशंस के साथ में, आपको रिस्पेक्ट करनी है किसकी? इंटरनेशनल लॉज ट्रीटी ऑब्लिगेशन की, आपको एनकरेज करना है सेटलमेंट को, और किसके साथ में? इंटरनेशनल डिस्प्यूट और आरबी और मारा पीटी पे आपको नहीं आना है। अब ये जितने भी आर्टिकल है डीपीएसपी के, इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे कि जो आर्टिकल 48A है, ये आर्टिकल 48A जो है अपने डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी नामो निशान तक नहीं था पहले। ये जो आर्टिकल है 42 अमेंडमेंट है, 1976 में जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, इससे ये आर्टिकल ऐड हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से हैं कि कौन कौन से ऐड हुए? 42 अमेंडमेंट से आर्टिकल 39 ऐड हुआ, 39A ऐड हुआ है। 39 में बता रखा है कि इक्वल वेजेस होने चाहिए मैन एंड वुमेन्स के लिए, और फ्री लीगल एड बता रखा है 39A में। आर्टिकल 43 ऐड हुआ है। आर्टिकल 48A जो है अपन ने ये बताया प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है एनवायरमेंट को, ये किससे ऐड हुआ है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जिसमें आर्टिकल 38 को ऐड करा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, जिसमें आर्टिकल 45 को ऐड करा गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2011 में, जिसमें आर्टिकल 43B को ऐड करा गया। तो इतने सारे अमेंडमेंट हुए जिसमें आर्टिकल के, ये जो अपना डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, ये एक पॉजिटिव आर्टिकल है, पॉजिटिव राइट है, जो कि बताता है कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम इसमें कई सारे अमेंडमेंट होते गए। 42 हुआ, 44 हुआ, 86 हुआ, 97 हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 97 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में, इसमें 43 की जो आर्टिकल है इसको ऐड करा गया डीपीएसपी में। अब अपना जो डीपीएसपी जो है ये अपने 3 प्रिंसिपल्स पे बेस है, 3 कैटेगरीज में इसमें को डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल पॉलिसीज, लिबरल प्रिंसिपल्स पे। इन 3 प्रिंसिपल पे अपने डीपीएसपी को डिवाइड करा गया है। आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, वो यही पूछेंगे कौन सा आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 4 आर्टिकल दे देंगे, जिसमें से एक आर्टिकल 38 दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट वेलफेयर के लिए कौन कौन से आर्टिकल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे कौन कौन से आर्टिकल बेस्ड है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये बताता है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना है, इसीलिए वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो आर्टिकल हैं वो ऐड करे गए हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। जैसे कि आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, ये जो आर्टिकल है इनको ऐड करा गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। गांधीयन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है गांधी जी के टाइम पे, जब गांधी जी थे तब उनके टाइम पे जो उनका विजन था, वो जिस तरीके से भारत को देखते थे, उस विजन को आज दिन तक फॉलो करा गया है। इसलिए डीपीएसपी को गांधीयन प्रिंसिपल में भी एक कैटेगरी बनाई गई है, गांधीयन प्रिंसिपल। इसी में गांधी जी का जो विजन था उसको फॉलो करा गया है। उस चीज को फॉलो करने के लिए इसमें जो आर्टिकल है, डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं वो ऐड करे गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल ऐड करे गए हैं? गांधीयन प्रिंसिपल में 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48, ये जो आर्टिकल है ये ऐड करे गए किसमें? गांधीयन प्रिंसिपल पे। अब अपना लिबरल प्रिंसिपल ये आता है कि आपको लिबरलिज्म पे कानून बनाना है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया अपन ने, एक क्रिमिनल कोड और एक सिविल कोड अपन ने एस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें क्रिमिनल कोड में तो मर्डर, किडनैपिंग, रेप, चोरी, डकैती, इन सब के केस सुने जाएंगे,
और ये जो क्रिमिनल केस हैं ये होंगे पब्लिक और अपने स्टेट के बीच में। और जो सिविल कोर्ट एस्टेब्लिश होगा उस सिविल कोर्ट में पब्लिक और पब्लिक के बीच में ही आपसी मतभेद में सिविल कोर्ट में आप जाओगे, वहां पे आपकी सुनवाई होगी और जुर्माना होगा, जिसमें कौन कौन से आते हैं, डाइवोर्स का केस हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, ये सारे सिविल कोर्ट में मामले सुने जाते हैं। तो अपने ये गांधी लिबरल प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है वो आर्टिकल है, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 के जो आर्टिकल हैं ये बेस है लिबरल प्रिंसिपल पे। अब आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी कि भाई कौन कौन से किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल कैटेगरी में, जो 3 कैटेगरी में डीपीएसपी को डिवाइड करा गया है। अपन ने पढ़ लिया 48A के बारे में, पढ़ लिया 49, 50, 51 पढ़ लिया। इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, 42, 44, 86 और 97 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जिसमें कई सारे आर्टिकल को ऐड करा गया, जैसे 42 से 39, 39A, 43A, 48A को ऐड करा गया, 44 से आर्टिकल 38 को ऐड करा गया, 86 से आर्टिकल 45 को ऐड करा गया, 97 से आर्टिकल 43B को ऐड करा गया। तो अब अपना होता है डीपीएसपी का पार्ट पूरा का पूरा खत्म। अपन अगली क्लास में बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसके बारे में अपन वो चीज जब मैं बताऊंगा तो आपको वो साथ के साथ ही याद होनी चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल अपने जो ड्यूटीज है अपन को करनी चाहिए यहाँ पर रहते हुए वो आपको याद होनी चाहिए। तो अपन अगली क्लास में बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।